Hello students, in the last class we discussed Boyle's law and in today's class we will discuss remaining three gaseous laws and the second law is Charles law जिसको हम temperature volume law भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो relationship establish होती है दो measurable properties जो हम इसमें लेते हैं वो है temperature और volume यानी ये law जो है वो relationship establish करता है temperature में और volume में right। अब जब हम इस law की बात करते हैं तो ये law की language क्या आती है, ये law ये कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे यानी प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस या और गैस का जो वॉल्यूम है वो भी गैस का जो अमाउंट है नंबर ऑफ मोल्स जो हैं गैस के वो भी फिक्स है। ठीक है, तो अगर हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया हुआ है और कांस्टेंट अगर हमने अमाउंट ले रखा है गैस का तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। राइट, लॉ किसने प्रेजेंट किया था? फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जे चार्ल्स, उन्होंने ये लॉ प्रेजेंट किया था इन 1780। अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर को बेसिकली हम तीन स्केल पे मेजर करते हैं। वो तीन स्केल्स में से एक हमारे पास है डिग्री सेल्सियस, दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल और जो तीसरा स्केल है जो यूजुअली साइंटिफिक मेजरमेंट्स में यूज़ होता है वो कहलाता है केल्विन स्केल। ठीक है, और उसी केल्विन स्केल पर जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो जो टेम्परेचर्स हैं वो कहलाते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे यानी टेम्परेचर हम केल्विन में लेके चलेंगे या टेम्परेचर जो मेंशन होगा वो केल्विन में मेंशन होगा। एब्सोल्यूट स्केल पे जब हम लोअर लिमिट की बात करते हैं कि एब्सोल्यूट स्केल की लोअर लिमिट क्या होगी तो वो कहलाती है 0 केल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू आती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो एब्सोल्यूट 0 पे भी हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या होता है। तो अभी हम चार्ल्स लॉ को फिर से देख लें कि चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे या प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और दिस कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू KT और V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जो रेशियो आएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा और अगर ये सिचुएशन है तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो ये लॉ हो गया चार्ल्स लॉ। राइट, चार्ल्स लॉ की भी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें और अगर हम ग्राफ प्लॉट करने में एक्स एक्सिस पे अगर हम टेम्परेचर ले लें, ठीक है, टेम्परेचर हमने केल्विन में ले रखा है और वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम ले लेते हैं और वॉल्यूम हमने लीटर में ले रखा है। राइट, तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, हम टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, हम केल्विन में टेम्परेचर ले रहे हैं तो 0 से हमने स्टार्ट किया और 100 केल्विन 200 केल्विन यानी 100 हम टेम्परेचर को रेस कर रहे हैं, 400 और 500 तक हमने ले ली लिमिट। और वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं तो ये 1 लीटर ले लिया और ये हमने 2 लीटर ले लिया। वैल्यूज़ लेने से ग्राफ को समझने में और आसानी हो जाएगी। तो नाउ यू कैन सी कि हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, ये प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और ये लाइन हमें ऑब्टेन हो रही है ग्राफ में। और यू कैन सी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं और कि अगर हम 300 केल्विन पे बात करें तो वॉल्यूम जो है वो कुछ इतना आ रहा है और अगर यही हम टेम्परेचर लेके चलें 500 या 400 तो जो वॉल्यूम है एज यू कैन सी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर गया। राइट, और प्रेशर को हमने क्या रखा है? प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। और जब हम कांस्टेंट प्रेशर रख के ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं तो ऐसे सारे ग्राफ हमारे कहलाते हैं आइसोबार। आइसोबार यू नो, बार जो है वो यूनिट होती है प्रेशर की। तो आइसोबार्स क्या हैं अगर हम यहाँ पे बात करें? अब आइसोबार से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमने आइसोटोप और आइसोबार पढ़े थे, यहाँ पे आइसोबार की मीनिंग डिफरेंट है। यानी ऐसे ग्राफ्स
in which pressure is same or constant. ठीक है, आइसो का मीनिंग ही है सेम. तो अगर प्रेशर सेम है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ग्राफ हमारे कहला रहे हैं आइसोबार्स. राइट, अभी तो हमने एक प्रेशर पे ये ग्राफ ड्रॉ किया है. अगर हम डिफरेंट प्रेशर्स पे इस लाइन को इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो अलग अलग लाइन ऑब्टेन होंगी. हम उस ग्राफ को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं. इस सेकेंड ग्राफ को भी समझ लेते हैं. इसमें भी हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने वॉल्यूम ले लिया और हमने 4 डिफरेंट प्रेशर्स लिए हैं, से P1, P2, P3 और P4. राइट, एज यू कैन सी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. और प्रेशर और वॉल्यूम में जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी, हमने कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप ये होती है कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है. अब वो रिलेशनशिप को अगर हम याद करके आपसे पूछें कि जो प्रेशर है इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, या फिर इन चारों प्रेशर में से सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा होगा, P1 होगा या P4 होगा, मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा चारों प्रेशर का. ठीक है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है. तो अगर हम P1, P2, P3, P4 में निकालेंगे तो हमें ये ऑर्डर मिलता है, P4 इज़ ग्रेटर देन P3, इन टर्न ग्रेटर देन P2, P1, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P1 जो है वो प्रेशर सबसे कम होगा, देन P2, P3 और P4. जो फोर्थ प्रेशर है ये P4, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सबसे कम यहीं पे आ रहा है. यहाँ देखिए वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और अगर P4 पे बात करें तो वॉल्यूम सबसे कम है. तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना कम होगा. तो जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो प्रेशर का ये आएगा और यही ग्राफ आपको NCERT में भी बना के दिखाया गया है. अब इसमें एक चीज़ और है, ये मैंने जितनी भी लाइंस थी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये ओरिजिन पॉइंट पे ले आए हैं जहाँ से ये लाइन सारी ओरिजिन होंगी. तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है और एक्सटेंड करने के बाद एज यू कैन सी ये लाइन सारी की सारी कहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रही हैं, 0 केल्विन पे आके इंटरसेक्ट हो रही हैं. इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो वॉल्यूम होगा गैस का, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं तो वैल्यू 0 है, यानी जो वॉल्यूम होगा गैस का अगर हम 0 केल्विन पे बात करें दैट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, और इसी को ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो. जो अभी हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की बात कर रहे थे ये वही टेम्परेचर है. राइट, इसका मतलब इस टेम्परेचर तक पहुँचते पहुँचते 0 केल्विन तक पहुँचते पहुँचते कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती है. गैस गैसेस फॉर्म में नहीं रहती. गैस गैसेस फॉर्म में नहीं रहती, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं और ज़्यादातर गैसेस इस टेम्परेचर से पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं, यानी उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं गैसेस से. ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है जिसकी हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसको हम लोएस्ट हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी टेम्परेचर कहते हैं एट विच गैसेस आर सपोज टू ऑक्यूपाई ज़ीरो वॉल्यूम. तो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ दैट टेम्परेचर, और बेसिकली ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी टेम्परेचर होता है क्योंकि गैसेस हमने कहा इससे पहले ही सारी की सारी लिक्विफाई हो जाती हैं. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेस आर सपोज टू ऑक्यूपाई ज़ीरो वॉल्यूम. राइट, और अगर हम ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो को सेल्सियस में लिखें, एब्सोल्यूट ज़ीरो तो हुआ कि जो एब्सोल्यूट स्केल है उस पर ज़ीरो वैल्यू आ रही है या 0 केल्विन आ रही है, और डिग्री सेल्सियस में इट विल बी इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस. ये एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू आएगी. सेल्सियस जो अभी हमने बात करी थी कि हमारे पास कई सारे मेथड हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, तो डिग्री सेल्सियस पे ये वैल्यू आ रही है. और एब्सोल्यूट स्केल की यही लोअर लिमिट कहलाती है. जो अभी हमने कहा था कि लोअर लिमिट ऑफ एब्सोल्यूट स्केल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. अब हम अगर बात करें सारी गैसेस के लिए, तो जितनी भी गैसेस हैं वो चार्ल्स लॉ को ओबे करती हैं, लेकिन ओबे करने के लिए कंडीशन क्या है कि वो बहुत ही लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे चार्ल्स लॉ को ओबे करेंगी. ठीक है, और ऐसी सारी गैसेस जो सारे गैसेस लॉस को ओबे करती हैं उनको हम आइडियल गैस बोलते हैं. तो एक गैस अगर गैसेस लॉ ओबे कर रही है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई.
Now the next law is Gay-Lussac's law or pressure temperature law, and this law established relationship between pressure and temperature. This law was proposed by Joseph Gay-Lussac और ये law क्या कहता है, at constant volume, तो हम इसमें वॉल्यूम को फिक्स कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। तो अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले रहे हैं तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ये रिलेशनशिप आ रही है। फिर हमें वही करना है, कांस्टेंट लेके आना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT, और वी कैन राइट P अपॉन T इज इक्वल टू K। अब जब प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो एक कांस्टेंट है तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, राइट। तो वॉल्यूम भी हमने लास्ट लॉ में देखा, चार्ल्स लॉ में, कि वॉल्यूम भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और प्रेशर भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। हम डेली लाइफ का कौन सा एग्जाम्पल इसके लिए ले सकते हैं जहां हम इन दोनों लॉज को समझ सकें, चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक्स लॉ। तो हम जो साइकिल यूज़ करते हैं उसके टायर, या फिर जो मोटर बाइक्स हम यूज़ कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं, उसके टायर्स में जो हम हवा फिल करवा रहे हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर हम जो फिल करवाते हैं, तो हम सीज़न के हिसाब से वेरिएशन देखते हैं। अगर विंटर सीज़न है तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमने अगर टायर फिल करवाया है तो उसमें क्या होता है, जो प्रेशर है वो विंटर सीज़न में डिक्रीज़ कर जाता है, और जब वो एयर फिल करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि विंटर सीज़न में अगर वो एयर फिल करें टायर्स में तो वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के फिल करते हैं, और जब समर्स में यही हवा फिल करी जाती है टायर्स के अंदर, ठीक है, तो थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम रखा जाता है। क्योंकि क्या होगा, जब वो रोड पे चल रही हैं गाड़ियाँ और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है समर सीज़न में, तो टेम्परेचर हाई है, जो प्रेशर है उसके अंदर वो भी बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम भी जो टायर का है वो भी, यानी जो उसके अंदर गैस है वो भी ज़्यादा वॉल्यूम लेगी और टायर के बर्स्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो सीज़न के अकॉर्डिंग जो टायर्स हैं, डिफ्लेटेड टायर्स हैं, उनके अंदर हवा फिल करी जाती है कि समर सीज़न में थोड़ा सा प्रेशर कम रखा जाता है जब कंप्रेस्ड एयर फिल करेंगे, और विंटर सीज़न में क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर एलिवेट करके रखते हैं, राइट। और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, इन्हें गैसेस लॉस पे ही काम कर रहा है, क्योंकि वी हैव सीन कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या आ रहे हैं, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, राइट। तो ये रिलेशनशिप आ गई, और ये आ गया, हमने जो लॉ की बात करी वो आ गया गे-लुसैक लॉ, P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गे-लुसैक्स लॉ। इसमें हमने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है टेम्परेचर और प्रेशर में। हमने एक्स एक्सिस पे रखा है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे रखा है प्रेशर, ठीक है, और वॉल्यूम को हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ग्राफ ड्रॉ होते हैं, तो दे आर कॉल्ड आइसोकोर्स, राइट। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ कि एज द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एक्स एक्सिस पे, वैसे वैसे प्रेशर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। और अभी जो हमने बात करी थी वॉल्यूम और टेम्परेचर में, अगर हम उसमें ही बात करें तो यू कैन सी कि इस टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इतना आ रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम ऑफ द गैस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ जो हमने लिया है, ये जो लाइन मिली होगी ये हमको फिक्स्ड वॉल्यूम पे ही मिली होगी। अगर से ये वॉल्यूम V1 है तो इस लाइन पे अगर हम कहीं पे भी वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, तो वो तीनों जगह पे वॉल्यूम सेम होगा, यानी जितना भी हमने वॉल्यूम लिया होगा A, B, C, अगर 3 पॉइंट्स पे अगर हम वॉल्यूम पूछें कि वॉल्यूम कितना होगा, तो A की वैल्यू विल बी इक्वल टू B और B की वैल्यू विल बी इक्वल टू C, और तीनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो भी हमने V1 ले रखा है या वॉल्यूम ले रखा है। क्यों, क्योंकि अगेन हम ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम चेंज कर दें तो जो लाइन आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो अगर हम यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स और ले लें, एक लाइन हमने ये ड्रॉ करी थी, एक ये ले लेते हैं सेकेंड वॉल्यूम, और एक हम ये ले लेते हैं थर्ड वॉल्यूम, V2 और V3। अब अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए कि ऑर्डर क्या होगा, V1 इज़ ग्रेटर देन V2 इज़ ग्रेटर देन V3, ये ऑर्डर आएगा, या V3 इज़ ग्रेटर देन V2, या फिर तीसरा अगर ये ऑप्शन है दिस, या नन ऑफ द अबव, या 3 ऑप्शंस ये दे रखे हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो आपको वही चीज़ देखनी है कि हम जब बात करते हैं कि एज
द टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यू कैन सी, अगर हम यहाँ देखें टेम्परेचर के रेफरेंस में, तो एक टेम्परेचर ये, एक टेम्परेचर ये, एक टेम्परेचर ये, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या करना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये जो लास्ट वाला टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, इस पर वॉल्यूम कितना आ रहा है, V1, यानी V1 जो है उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर हम इसी ग्राफ को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में देखें, जो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज़ करता है वॉल्यूम डिक्रीज़ करता जाता है। तो हमने यहाँ वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया था। से अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लें, कि हमने 4 यहाँ वैल्यू ले रखी है, 6 वैल्यू ले रखी है, 0 से ये राइज करता हुआ जा रहा है, तो यू कैन सी कि जब प्रेशर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो वॉल्यूम कम आ रहा है V3, और जब प्रेशर हमारा कम है 4 पे, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये हमारा V1 आ रहा है। यानी अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, या अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रेशर फिर क्या होगा, कम, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप आती है। तो दोनों तरह से ही अगर हम देखें, देन वी विल फाइंड इट आउट कि ये वाला जो ऑर्डर होगा वो करेक्ट ऑर्डर होगा, यानी V1 जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए वॉल्यूम। आप इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में भी समझ सकते हैं कि एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो जो V1 की वैल्यू है वो हाईएस्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। रेस्ट अगर हम एक ही वॉल्यूम पे बात करेंगे, यानी एक ही लाइन पे अगर हम बात करें, तो इन सब पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा। हम कोई भी टेम्परेचर या कोई भी प्रेशर यहाँ पे लेके चलें, जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी कांस्टेंट, एंड दिस इज Gay-Lussac's law which establish relationship between pressure and temperature. Now the fourth and last law is Avogadro's law, which establishes relationship between volume of the gas and amount of the gas, number of moles की बात हो रही है। एवोगैड्रो के ही नाम पर है, अमीडियो एवोगैड्रो ने लॉ प्रपोज किया था 1811, और ये लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस, सेम कंडीशंस मतलब सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर होना चाहिए। तो वही है, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसका मतलब हुआ क्या कि एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, द वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस और अमाउंट ऑफ द गैस। दैट मीन्स वी कैन से कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और V is equal to Kn, or we can say V upon N is equal to K। ये आ रहा है एवोगैड्रोस लॉ। और अगर हम 1 मोल ऑफ अ गैस की बात करें कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी गैस हो, अगर उसका 1 मोल है तो उसमें इतने ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। और एक चीज़ और निकाली गई कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर जो हो वो 1 बार हो, 1 बार में, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात होगी तो भी यही कहा जाएगा कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो जितनी भी गैसेस हैं दे ऑक्यूपाई अ मोलर वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। तो ऑल गैसेस एट NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर occupies a volume of 22.4 लीटर, और इसको अगर हम ml में लिखेंगे तो दिस विल बिकम 22400 ml और क्यूबिक सेंटीमीटर, और जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं cc। तो दिस इज़ अबाउट एवोगैड्रोस लॉ। गैसेस के लिए एक सेंटेंस और आता है कि डेंसिटी of a gas is directly proportional to density of a gas is directly proportional to its molar mass, its molar mass।
अब अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आप इस चीज़ को कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो वी नो कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हो तो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है? n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, यानी कि जो भी मास ऑफ द गैस हमें दिया होगा, अपॉन मोलर मास आता है, मोलर मास। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। और अभी हमने जो एवोगैड्रोस लॉ में सीखा है वो क्या है? v इज इक्वल टू और k और n था। अब अगर हम इस n में ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू k और n की जगह पे हमने लग दिया गिवन मास, ठीक है, जिसको हम w या स्मॉल m लिख सकते हैं, अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो दिस कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू, यानी मोलर मास इज इक्वल टू k जो हमने कांस्टेंट लिया था, मल्टीप्लाइड बाई गिवन मास। ठीक है, इसको हम पूरा लिख लेते हैं ताकि आप डेंसिटी की रिलेशनशिप समझ पाएँ। गिवन मास या मास अपॉन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, राइट। और मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो दिस विल बी इक्वल टू k इंटू डेंसिटी। अब k की वैल्यू तो कांस्टेंट है तो m इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? k इंटू डेंसिटी। m की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। तो डेंसिटी क्या आ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके? मोलर मास ऑफ द गैस के। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस मोलर मास। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि अगर कोई गैस है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ सबको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है तो उस गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। ठीक है, आइडियल गैस एकदम हाइपोथेटिकल कंडीशन है। जितनी भी गैसेस हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कहलाती हैं रियल गैसेस। और रियल गैसेस जो हैं वो इस सारे लॉ तभी फॉलो करेंगे जब कुछ कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हों, या कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस पे ही वो सारी रियल गैसेस जो हैं वो इन लॉस को फॉलो करेंगी। Otherwise, the gases deviate from its ideal behavior and they behaves as real gases. So in the next class, we will learn about ideal gas equation. So this is sufficient for today's class. Thank you so much, students.